हेलो बच्चों, हम आज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड पावर रेटिंग। ये बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है, सुंदर खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ये पहले 10th आईसीएससी क्लास में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में होता था और अब ये हाउस होल्ड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ो, हाउस होल्ड में पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चैप्टर है, ये पार्ट है। मैं इसको बिल्कुल अलग तरह से पढ़ा रहा हूँ। अलग तरह का मतलब ना इलेक्ट्रिसिटी में ना ये हाउस होल्ड में, ये अलग कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिसिटी से मिला हुआ है, वही होना चाहिए बेसिकली। तो कितनी पावर कंज्यूम कोई अप्लायंस करता है, पावर रेटिंग जो उसमें लिखी होती है उसका क्या मतलब होता है, ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेसिक आइडिया है बेटा किसका, पावर। आपको समझना पड़ेगा कि पावर क्या होता है। पावर का मतलब है रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई, या इसी को बोल देते हैं डिसिपेशन, या इसी को बोल देते हैं कंजम्पशन। ठीक, यानी कि कितनी एनर्जी सप्लाई की गई, कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई, कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई पर यूनिट टाइम। रेट लगा हुआ है, रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में कितना कंज्यूम हुआ, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ, बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब बेसिक पावर का जो आइडिया था वो वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि यही चीज निकल के आ जाएगी एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी को ही हम लोग नाम कह देते हैं बेटा हीट, हीट अपॉन टाइम। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब भाई साहब, ये जो कहानी है पावर की, ये इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कनेक्ट हो रही है, तो कनेक्ट करवाते हैं धीमे धीमे। चाहे वर्क डन, चाहे एनर्जी, चाहे हीट, कुछ भी लिखोगे, इसकी एसआई यूनिट तो जूल आएगी, और टाइम की एसआई यूनिट देखोगे तो सेकंड आएगी। तो जूल अपॉन सेकंड को एक यूनिट बनाकर वॉट लिख दिया जाता है। आप जानते हैं वॉट साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर दिया गया है। तो इसका जो सिंबल है वो कैपिटल डब्ल्यू होगा, और जब पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल से लिखेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब यूनिट एक्सेट्रा अगर डिफाइन करने चले जाओ तो तुम क्या कह रहे होगे? तुम कहोगे 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड मस्ट बी 1 वॉट। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सत्य बात है, एकदम इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अगर ये है तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? लिखोगे बच्चा 1 वॉट और कहोगे एक्सप्लेन करो इसे, तो दुनिया वाले एक्सप्लेन करेंगे इफ 1 जूल ऑफ वर्क, अच्छा, इज डन। अब जो ये वर्क डन मैं लिख रहा हूं, इस वर्क डन की जगह पे कुछ भी लिखा मिले तो आप समझें कि वो पावर के विषय में ही है। क्या क्या लिखा मिले, देखो ध्यान से। वर्क डन के अलावा इसमें लिखा मिल सकता है एनर्जी सप्लाइड, मिल सकता है एनर्जी डिसिपेटेड, इसकी जगह मिल सकता है हीट जनरेटेड। तो ये कोई भी शब्द इनमें से अगर तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम ये मानकर चलना बेटे ये वर्क डन के बारे में ही बात हो रही है, वॉट के बारे में ही बात हो रही है, पावर ही बताने जा रहा है वो तुमको। कितने समय में ये वर्क डन हो जाए? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 seconds, then power generated is said to be 1 watt। अगर ऐसा हो गया तो जो पावर जनरेट होगी उसको हम लोग 1 वॉट के नाम से जानेंगे। हमने कहा ठीक है, जान लेंगे, जानने में क्या है। ये रही आपकी 1 वॉट की बेसिक सी परिभाषा। क्या ये मुश्किल है? जवाब है बिल्कुल नहीं, ये आसान है, और आसान है इसीलिए अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। कहां कहां काम आएगी अभी समझाते हैं, कहां काम आएगी। बड़ा इत्मीनान से समझना। ये पावर की मैं कुछ यूनिट्स आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप समझें पावर। अब पावर की 2 तरह की यूनिट्स आपके काम में आएंगी। पहली तो आएगी बेटा एसआई यूनिट, और दूसरी जो आएगी वो आएगी कॉमर्शियल यूनिट। कौन सी यूनिट आएगी? कॉमर्शियल यूनिट आएगी। बड़े इत्मीनान से मेरी बात को समझो। एसआई यूनिट तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जूल अपॉन सेकंड से बनी थी वॉट। और कॉमर्शियल यूनिट जो है वो बनेगी बेटा क्या? हॉर्स पावर
आपने बचपन से पढ़ रखा है हॉर्स पावर, HP, ये याद होना चाहिए। अच्छा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। दैट इज मोर देन द इंपॉर्टेंट थिंग, आपको आना ही चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन आया करते हैं। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ये अगर पावर की कहानी क्लियर है तो ये बाद में रिलेट करेंगे हम लोग, इसलिए पहले बता दी। फोकस करें बेटा, हम लोग जो आज कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या नाम है बेटा कॉन्सेप्ट का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझे कहानी क्या है बड़ा ही सिंपल है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कह रहा है, कहता है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, सबने कहा ठीक है इसकी वैल्यू R है, इसमें कोई ना कोई करंट जा रहा होगा, तो ये करंट इससे बाहर भी आ रहा है, जितना जाता है उतना आता है, जिसकी वजह से इसके एंड्स पर आपको हायर और लोअर पोटेंशियल मिल रहा होगा। इस हायर और लोअर पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V नाम दे रहे हैं। मैं PD लिख दे रहा हूं, PD का अर्थ है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आप बिल्कुल क्लियर हैं पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर के? जी हाँ बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया बात। तो इस आप कहते हैं कि करंट के फ्लो होने से होता क्या था, करंट के फ्लो होने से एनर्जी सप्लाई होती थी। याद होगा आपको, अपने लेक्चर में देखा, नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट में जाइए, लेक्चर्स को देखिए और आपको पता चलेगा करंट जब रजिस्टर से फ्लो होता है तो एक्चुअली वो करंट एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है। कितनी एनर्जी इस रजिस्टर को सप्लाई हुई, इस बात को मेजर करने के लिए जूल साहब ने इसमें कोई मैकेनिकल वर्क नहीं कराया, सारी की सारी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट होने दिया। अब जब ये हीट में कन्वर्ट हुआ तो वो पाया कि जो हीट जनरेटेड है, बहुत दिमाग से सुनना, ध्यान से सुनना, हीट जनरेटेड रजिस्टर में है ना, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इन्होंने पाया I स्क्वायर पे डिपेंड करती है, यानी जो करंट फ्लो कर रहा है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करती है, और डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, और डिपेंड करती है कितनी देर तक करंट फ्लो कराने की कोशिश की गई, यानी टाइम पर। अरे वाह बहुत बढ़िया। यानी अगर मैं इसे क्लब कर लूं, क्लब करने का मतलब मिला जुला के लिख लूं, तो मैं लिखूंगा मस्ट बी इक्वल टू सम के I स्क्वायर RT। और ये K क्या है, K इज अ कांस्टेंट, जो जिसे हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कभी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कोई कांस्टेंट आता है, आया। अब इस K की वैल्यू 1 आती है एक्सपेरिमेंटली। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करो तो ये जो I स्क्वायर RT है ये सीधा सीधा H के बराबर ही होता है ना, तो K की वैल्यू अपने आप 1 बन जाएगी। तो हीट का हमारे पास सुंदर फॉर्मूला बना I स्क्वायर RT। कहा गया कि हीट जनरेटेड इन द रजिस्टर इज दिस। बहुत बढ़िया। और ये जो फॉर्मूला बना ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला कहलाया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ओमिक कंडक्टर्स की बात करते हैं, यानी ओम्स लॉ की बातें करते हैं। क्या कहता है ओम्स लॉ, बड़े ध्यान से सुनना। ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू IR, अगर R कांस्टेंट है तो। मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि R को कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो अगर मैं यहां से R निकाल दूं तो आंसर आएगा V अपॉन I। आएगा कि नहीं आएगा? इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं। तो हम कहते हैं कि पुट इन इक्वेशन 1। देखो क्या लिख रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बेटा पुट करो H इक्वल टू I स्क्वायर, R की जगह क्या आया V अपॉन I इंटू T। I ने I को मार दिया, तो H की वैल्यू क्या आई बेटा VIT। फॉर्मूला बना? जी हाँ बिल्कुल बना, ये पहला फॉर्मूला। इसी की जगह पर अगर मैं I इक्वल टू V अपॉन R देखूं, ठीक, इसे, तो ये इसे भी इक्वेशन 1 में ही डालने की कोशिश करो। तो देखो पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या बनेगा H इक्वल टू I की वैल्यू देखो क्या बन रही है V अपॉन R, और क्योंकि I का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो हमारे लिए आंसर क्या आ रहा है V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू R इंटू T। R ने R को मार दिया, तो हीट नाउ बिकम्स V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। क्या हमारे लिए फॉर्मूला आया कि नहीं आया? अरे हाँ यार आया। तो वी हैव गॉट 3 फॉर्मूलाज फॉर हीट जनरेशन। पहले तो ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल था,
और बाद में थ्योरी से इसके और फॉर्मूला बन गए। क्लब कर लेते हैं। हीट का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है आई स्क्वायर आर टी, और एक फॉर्मूला आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और तीसरा फॉर्मूला आ रहा है वी आई टी। और ये तीनों फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें बेसिक आइडिया बताते हैं। अगर सर्किट में जुड़ा हुआ सवाल है, ध्यान सुनना, फॉर सर्किट, फॉर सर्किट प्रॉब्लम्स, अगर सर्किट की प्रॉब्लम के लिए सवाल आए तो आपको जो पहला फॉर्मूला है वो सीरीज में इस्तेमाल करना चाहिए, जो दूसरा फॉर्मूला है वो पैरेलल में इस्तेमाल करना चाहिए, और तीसरा फॉर्मूला आपको कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, हाँ, उसका रीजन है, रीजन भी साथ में बताते चलते हैं। देखो ध्यान से, सीरीज कॉम्बिनेशन में तुम करंट सब में सेम होता है और आसानी से निकाल पाते हो, तो आप हर एक अलग अलग में हीट जनरेशन निकाल सकते हो। पैरेलल में सबका वोल्टेज भी सेम होता है और तुम वोल्टेज ही आसानी से पैरेलल में निकाल पाते हो, और वी को रखोगे अलग अलग रेजिस्टेंस में, हीट आती चली जाएगी। तो अगर अलग अलग रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल में आंसर आ ही रहा है तो तीसरे की जरूरत क्या पड़ेगी, कोई नहीं। बहुत बढ़िया, आइए साहब, बहुत अच्छी बात, समझ में आया। अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अगर हीट का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर इंटू टी, और यही फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और यही फॉर्मूला है वी आई टी, तो मेरे राम लालो और श्याम लालो, इत्मीनान से अगर मैं इसी के नीचे पावर लिखने की कोशिश कर लूं तुम्हारे लिए, तो तुम पावर को देखो क्या लिखोगे, लिखोगे हीट अपॉन टाइम। तो सभी बंधुओं में से टाइम निपटा दो, तो पहला फॉर्मूला बनेगा आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और तीसरा फॉर्मूला बनेगा बेटा वी आई। क्या बनेगा बच्चा, वी आई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? जी हाँ, वी आई समझ भी आई। अब ध्यान से देखो, तुम अगर इस पर्टिकुलर एक फॉर्मूले पर चले जाओ ना गलती से, एक फॉर्मूले पर, एंड दिस इज द फॉर्मूला, मैं पूरे की बात नहीं करता हूं, चलो इतने की बात करता हूं, ये सर, दिस इज द फॉर्मूला, पावर इक्वल टू एच अपॉन टी। अगर आप इसके पीछे पड़े तो भी आपको बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि अगर आपको हीट निकालनी है तो जस्ट पावर में टाइम का मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो हम पावर निकालने के पीछे पड़ जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। चलो पावर के सवाल लगाते हैं। सबसे पहले सर्किट प्रॉब्लम्स पे आते हैं। एग्जैक्टली वही सीरीज पैरेलल वाली प्रॉब्लम्स है, कोई नया चमत्कार नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है R, उसको एक बैटरी से जोड़ा जिसका वोल्टेज है V, और कहा जा रहा है कि फाइंड हीट जनरेटेड इन 10 सेकेंड्स। तो हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है कि पहले पावर निकालनी फिर टाइम से मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू सवाल में 10 ओम दे रखी है और वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 20 वोल्ट दे रखी है। अब क्या हम ये जानते हैं कि ये प्लस ये माइनस है? जवाब है हाँ। क्या एक तरफ 0 मान सकते हैं? जी। क्या एक तरफ V मान सकते हैं? 0 और V, और V का मतलब तो 20 है, एक तरफ तो 0 है, ठीक है, अच्छी बात है। तो यानी ये रहा हायर, ये रहा लोअर। अब मेरे रेजिस्टेंस में एक तरफ है 20, दूसरी तरफ है लोअर, तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखता हूं तो मेरे रेजिस्टेंस में 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आता है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू तो मुझे 10 ओम दे रखी है। तो अगर मैं पावर का फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे सेकंड फॉर्मूला याद आता है V स्क्वायर अपॉन R। तो V20 स्क्वायर तो फिर से 20, और नीचे आया 10, निपटा दीजिए। तो पावर की वैल्यू आई 40, क्योंकि सब कुछ आपने SI में रखा था, तो आंसर भी किस में आने वाला है बेटे? SI में। ये SI यूनिट की खास बात है, अगर आप SI में चीजें रखते हैं तो SI में ही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन आपसे ये तो पूछा ही नहीं किया था, आपसे जो पूछा गया था वो तो ये था कि हीट जनरेट बताओ। तो हमने कहा हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम कहोगे पावर इनटू टाइम। अरे भाई, पावर इक्वल टू हीट अपॉन टाइम ना। तो 40 तो रहा वॉट और 10 हो गया सेकंड। क्या अभी भी सब कुछ SI में है? जवाब है हाँ। तो आंसर आ रहा है 400 जूल। SI यूनिट्स के सिस्टम की खास बात है भैया, अगर सारी यूनिट SI में रखोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी SI में ही होगा। क्लियर है मेरी बात? बिल्कुल क्लियर है सर। और बेटा अगर ये बात समझ में आती है तो मैं तुमको दूसरा सवाल देता हूं। अब अकेला रेजिस्टेंस नहीं है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम, और मैं इसमें एक वोल्टेज लगा के दे रहा हूं तुमको। द वोल्टेज इज 30 वोल्ट। आर यू ओके विद दिस? यस सर। मैं समझ गया कि ये जो 5 है इसमें 30 वोल्ट नहीं है, इस 10 में भी 30 वोल्ट नहीं है, बल्कि इसके कॉम्बिनेशन में 30 वोल्ट है। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, कॉम्बिनेशन में 30 वोल्ट है। इसका मतलब इफ आई ड्रॉ द कंबाइंड सेटअप,
तो इसका इक्विवेलेंट आएगा मेरे लिए 15 ओम, क्योंकि मैं जानता हूं कि सीरीज पैरेलल आपको आता है, इसलिए मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और नहीं आता है तो लेक्चर देख लो भाई। तो यहां से अगर मैं करंट निकालने की कोशिश करूं आई, तो आई वुड बी व्हाट, टोटल वोल्टेज 30 और टोटल रेजिस्टेंस 15, तो आंसर कितना आ रहा है 2 एम्पियर का। तो मेरे बच्चों यहां भी कितने एम्पियर आएगा 2 एम्पियर, और मेरे बच्चों यहां भी कितना आएगा 2 एम्पियर। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। तो अगर मैं पावर इन 5 ओम निकालने जाऊं तो मेरे लिए आंसर आएगा आई स्क्वायर आर, और पावर इन 10 ओम निकालने जाऊं तो भी मेरे लिए आंसर आएगा आई स्क्वायर आर। सर इस बार आपने वी स्क्वायर अपॉन आर का फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया? उसके पीछे बड़े सारे लॉजिक है। मैंने पहले बताया कि अगर करंट पता चल जाए तो करंट से आंसर निकाल लो, और वोल्टेज पता चल जाए तो वोल्टेज से आंसर निकाल लो। ध्यान से अगर तुम इस चीज को देखोगे तो यू विल फाइंड कि जो कुछ भी हमारे सामने सिस्टम बना रखा है, ये बदतमीज अपने आप में एक सीरीज सिस्टम है। और सीरीज सिस्टम में हम जानते हैं कि सॉल्व करके सबसे पहले करंट ही फाइंड किया जा सकता है। जब करंट मिल ही गया तो फिर कुछ और क्यों रखें। तो चलो देखो, हमारे लिए पावर का फॉर्मूला बन रहा है, करंट है 2 स्क्वायर और रेजिस्टेंस है 5, तो 4 × 5 यानी कि आंसर आया 20 वोल्ट। अब यहां पर देखो, करंट है 2, रेजिस्टेंस है 10, आंसर आया 4 × 10 बराबर कितना बेटा 40 वॉट। क्या अलग अलग रजिस्टर्स ने 20 वॉट और 40 वॉट खाया? जवाब है हाँ। तो अगर कोई कहे कि टोटल पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट वो कितनी होगी, तो कहोगे P1 + P2 यानी दोनों को ऐड कर दो, तो 20 + 40 गिव्स यू व्हाट 60 वॉट की पावर इन ऑल कंज्यूम की गई सर्किट में। क्या आप इंडिविजुअल की पावर निकाल पाए? जवाब है हाँ। क्या आप टोटल पावर निकाल पाए? जवाब है हाँ हाँ हाँ। बहुत बढ़िया बात है। अगर आप इस तरह से पावर निकालने में सक्षम हैं तो हम अगले सवाल की ओर अग्रसर हो सकते हैं। चलिए करते हैं भाई क्वेश्चन को। अभी हम लोगों ने सीरीज का काम किया है मेरे बच्चे, अब हम लोग पैरेलल का काम करते हैं। पैरेलल का काम कर लेते हैं। ये आपके लिए एक सर्किट है, पहले से भी बना के लाया जा सकता है, सामने भी बनाया जा सकता है, मतलब तो क्वेश्चन से। मान लीजिए यहाँ 6 ओम है, मान लीजिए यहाँ 3 ओम है, मान लीजिए यहाँ 4 वोल्ट है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि पैरेलल आपको नजर आने लग गया तो आप तुरंत इसके वोल्टेज पर जाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? इसके वोल्टेज पर जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वोल्टेज पर जाने की कोशिश करते हैं। वोल्टेज पर जाते हैं। देखो ये प्लस है, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, किसी एक जगह पे 0 मान लो। जब माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 4, तो यहाँ कितना आएगा 4। जब तक वायर रहेगा वोल्टेज में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ भी 4, तो यहाँ भी 4, तो नीचे भी 4। जब तक वायर रहेगा वोल्टेज में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ भी 0, तो यहाँ भी 0। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो 4 - 0 हायर माइनस लोअर 4 ही आ रहा है, और नीचे वाले में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 4 - 0 दैट इज 4 ही आ रहा है। बहुत बढ़िया बात है। अब अगर मैं पावर इन 6 ओम निकालने जाऊं और पावर इन 3 ओम निकालने जाऊं तो मेरे लिए आंसर जो है वो V² अपॉन R वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। तुम कहोगे सर इस बार I² R क्यों नहीं लगा रहे हो? अरे वोल्टेज पता चल गया बाबू, तो काहे को I² R लगाओगे? V का फॉर्मूला, V की वैल्यू पता चल गई, V का फॉर्मूला लगाओ। अर्थ यह है कि जब पैरेलल होगा तो आप वोल्टेज आसानी से निकाल पाओगे, तो आप वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज करो, और जब सीरीज होगा तो आप करंट आसानी से निकाल पाओगे, तो करंट का फॉर्मूला यूज करो। मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ आ रही है। वोल्टेज तो 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे 4 × 4, रेजिस्टेंस है 6। वोल्टेज तो फिर से दोनों में ही 4 है और नीचे 3। तो मेरे हिसाब से जो पहला वाला आदमी है पावर इन 6 ओम, इसकी वैल्यू आ रही है 16/6 यानी 8/3 वॉट लगा देंगे, और 3 ओम में जो पावर आ रही है दैट इज 16/3 वॉट। नहीं आया? आया। अगर भाई साहब ये आ रहा है फिर तो आनंद ही आ रहा है ना, दिल ही खुश हो जा रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा साहब, क्या और भी हो सकते हैं? अरे बहुत सवाल हो सकते हैं, हम लोग लगाएंगे। जी हाँ, जी जान से लगाएंगे। आइए साहब ध्यान से देखो, एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करते हैं। ये रही आपकी बैटरी, और लेट्स से कि ये 12 ओम्स है, 4 ओम्स है
ये 2 ओम्स है और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अभी तुमसे कहने जा रहा है छोटा कर लेते हैं सर्किट को कि चलो हर एक में पावर बताओ। सवाल क्या है, ध्यान सुनो। फाइंड पावर इन ईच रेजिस्टर, ये क्वेश्चन है। अब इससे बड़ा क्वेश्चन बोर्ड में आ नहीं सकता बेटा। हर एक रेजिस्टेंस का पावर निकालने का सवाल इज द मैक्सिमम क्वेश्चन जो वहां से पूछा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो मैं इसमें सबसे पहले क्या करता हूं, सबका करंट सबका वोल्टेज निकालने की कोशिश करता हूं। मेरे पास जो पावर का फॉर्मूला है या तो वो I स्क्वायर R है और या तो वो V स्क्वायर अपॉन R है। यानी हर रेजिस्टेंस का या तो करंट पता चल जाए या तो वोल्टेज पता चल जाए। तो सॉल्व करते हैं। आप अगर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो तो आप ये पाओगे कि ये जो दो प्राणी हैं ये अपने आप में बेटा पैरेलल हैं। कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो एक काम करो, इनका सर्किट सॉल्व कर लो। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी 12 इंटू 4 अपॉन 16, 4 आंसर 3। तो अगर ये आ गया 3 तो मेरे लिए रिड्यूस्ड सर्किट कैसा है वो जरा एक बार चेक करो। रिड्यूस सर्किट को देखो, तो मैं रिड्यूस सर्किट दिखा रहा हूं। ये है 2 ओम का, देयर आफ्टर आपके पास ये 3 ओम का रिड्यूस सर्किट आएगा। नीचे देखोगे 10 वोल्ट की बैटरी होगी। जवाब है हाँ। अगर तुम ध्यान से इन्हें देखो तो ये दोनों मिलकर सीरीज बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं बेटा? सीरीज बन रहे हैं। और अगर दोनों सीरीज बन गए फिर तो तुम चीख चीख कर कहने लग जाओगे ना कि यार ये तो 5 हो गए। 5 हो गए तो कुछ करंट आ गया सर्किट में। जो करंट आएगा इसमें वही करंट आएगा इसमें, और जो टोटल करंट आ रहा है ये होगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। यानी कितना बेटा? 2 एम्पियर। आपको टोटल वोल्टेज टोटल करंट सब मिल गया। आनंद की जब अनुभूति हुई तो हमने कहा कि सबसे पहले तो हम इस 12 और 4 का वोल्टेज निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखना, जो वोल्टेज इस 3 में होगा वही वोल्टेज 4 में होगा और वही वोल्टेज 12 में होगा। कई बच्चे इस पे सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे यार, ऐसा कैसे? अरे बड़ा आसान है, तुम खोपड़ी चलाओ। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? क्या ये दोनों पैरेलल हैं? ये दोनों। और क्या ये आदमी उनका इक्विवेलेंट है? हाँ। तो इक्विवेलेंट का वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज सब बराबर ही तो आएगा। जितना एक में उतना दूसरे में उतना सब में, अगर पैरेलल हैं तो। अच्छा, तो अगर मैं ये निकालने की कोशिश करूं कि ये वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला तो IR होता है। करंट आया है 2 और रेजिस्टेंस है 3, यानी वोल्टेज कितना है बेटा? 6 वोल्ट। आनंद आ गया। क्या आपको 6 वोल्ट पता चला? हाँ। अब मुझे इसका वोल्टेज पता है कि 6 है, इसका वोल्टेज पता है कि 6 है, और इसका करंट पता है कि 2 है। तो जिसमें करंट पता है उसमें करंट वाला फॉर्मूला लगा लो, यानी पावर इन 2 ओम। तो मुझे करंट मालूम है तो I स्क्वायर R। अब पावर इन 12 ओम, मुझे उसका वोल्टेज मालूम है तो V स्क्वायर अपॉन R। पावर इन 4 ओम, मुझे इसका भी वोल्टेज मालूम है, यानी V स्क्वायर अपॉन R। जिसका जो पता चल जाए बस उसी से सवाल लगा लिया जाए। I कितना है? करंट है 2, स्क्वायर लगा दो, रेजिस्टेंस फिर 2। तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 8 वॉट। बढ़िया लगा। वोल्टेज कितना निकाला हम लोगों ने? 6 वोल्ट निकाला। 6 इंटू 6, रेजिस्टेंस है 12, 2 3। वोल्टेज था 6 इंटू 6, रेजिस्टेंस है 4, 2 3 3, आंसर 9। तो मेरे हिसाब से ये आ गया 8 वॉट, ये आ गया 3 वॉट और ये आ गया 9 वॉट। कितना आ गया बेटे? 9 वॉट। क्या आपको चमकी है बात? अरे यार झमझमा के चमकी। अब अगर कोई कहे कि टोटल पावर इन द सर्किट क्या है, तो तुम कहोगे 8 वॉट, फिर 3 वॉट और फिर 9 वॉट, और इन्हें ऐड कर दो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो मेरी समझ में तो ये 20 वॉट की टोटल पावर आ रही है। और दुनिया वाले जब इसे 20 वॉट की टोटल पावर के नाम से जानेंगे तो हम लोग भी इसे 20 वॉट की टोटल पावर कह देंगे। क्या बात है! क्या आपके आंसर आ गए? जी जान से आंसर आ गए। आपको आनंद भी आया। आपने देखा कि जो सर्किट आप सॉल्व कर रहे थे अभी तक वो कितने सिंपल सर्किट थे। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में सीखा था, पावर वाले चैप्टर में वही तो लगा दिया। हाँ सर लगा दिया, बढ़िया लगा। इसी में हम लोग
एक कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में जानेंगे। आज का लेक्चर क्योंकि लंबा हो रहा है, बहुत लंबा लेक्चर खींचना नहीं चाहते। पावर रेटिंग का, इसका बेटे पावर रेटिंग का कॉन्सेप्ट अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। पावर रेटिंग का कॉन्सेप्ट फिलहाल आपने जो आज के लेक्चर में किया है वो है पावर का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूं, दोबारा देख लीजिए सारा। ये हम लोगों ने पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ा, पावर की डेफिनेशन पढ़ी, उसकी यूनिट की डेफिनेशन पढ़ी, एसआई और सीजीएस यूनिट पढ़ी, और फिर इन दोनों का एक बढ़िया सा रिलेशन पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको भूलना नहीं है। फिर आपने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लॉ एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल नहीं है। कांस्टेंट की वैल्यू देखी, 3 फॉर्मूलाज बनाए हम लोगों ने, और ये 3 फॉर्मूला एक साथ लिखे। बाद में हमने कहा कि पावर से भी रिलेट कर लो, पावर से रिलेट करके टाइम को डिवाइड करके पावर के 3 फॉर्मूला बनाए। फिर सर्किट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, सर्किट को देखा और लगातार सॉल्व करते हुए चले आए। ये बिल्कुल लल्लू पल्लू प्रॉब्लम्स हैं, कुछ खास इनमें है नहीं। क्योंकि इनमें कुछ खास है नहीं इसलिए लगातार सॉल्व होते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगले लेक्चर में हम पावर रेटिंग करेंगे बेटा। देखने के लिए धन्यवाद। हमें फॉलो करते रहिए। पूरे साल का कोर्स रिवीजन टाइम में एग्जॉस्टिव तरीके से पढ़ा देंगे। आपको लगेगा कि कोर्स पूरा पढ़ा है, कोई कोना छोटा नहीं है, लेकिन टाइम रिवीजन का ही लेंगे। पूरा कोर्स आईसीएसई 10th का मिलेगा आपको। सारे सब्जेक्ट्स मिलते रहिए, हमें फॉलो करते रहिए अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर।